स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं और आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आता भी है। यह फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को हिंदी में फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम बोला जाता है। अब देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट निकालना हम लोग सीखे थे। दैट मीन्स वह क्वालिटेटिव एस्पेक्ट माना जाता था। आज जो है हम लोग यह जो टॉपिक है फैराडे का लॉ, इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का स्टडी करने वाले हैं। मतलब कितना करंट फ्लो कराएंगे तो इलेक्ट्रोड पर कितने अमाउंट में सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे या डिस्चार्ज होंगे। उसके लिए फैराडे ने दो लॉ दिया। उसका फर्स्ट लॉ पहले देखने वाले हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है। इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस के जो अमाउंट डिपॉजिट होते हैं उनका वेट इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितना ज़्यादा पास कराया जाएगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट में सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होंगे। The weight of substance deposited or discharged is proportional to quantity of electricity passed through electrolytic solution or molten electrolyte बोलने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टेन स्टेट से जितना ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी उतने ही अधिक अमाउंट में सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट या लिबरेट होंगे। बोलने का मतलब किसी वैद्युत अपघट्य विलयन से या वैद्युत अपघट्य के द्रवित अवस्था से जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा या जो क्वांटिटी होगी वह प्रोपोर्शनल होगा वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ दैट इज करके हम लोग लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ हम लोग स्मॉल q या कैपिटल Q दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा
तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना होगा। यहाँ पर जेड यूज किया जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में। हम लोग यहाँ स्मॉल क्यू लगाए थे तो डब्ल्यू बराबर जेड क्यू हो जाएगा। यहाँ जेड जो है उसको हम लोग ईसीई बोलते हैं। ईसीई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको हिंदी में वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। क्यू क्या है? यहाँ पर चार्ज है। क्यू क्या है? चार्ज है। इस इक्वेशन को फर्दर अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो Q का वैल्यू IT के बराबर होता है तो WZ IT के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता, W इज इक्वल टू ZIT। W इज इक्वल टू ZIT। चूंकि Q IT के बराबर होता है। Q किसके बराबर होता है? I इंटू टी। यहाँ I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा। T क्या है? टाइम। अब हम लोग को W वेट है, Z हम लोग को पता चल गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, I क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है और T टाइम है। कभी कभी स्टूडेंट Z का भी डिफिनीशन पूछा जाता है। दैट मीन्स पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा कि फैराडे का दोनों लॉ यूजुअली एक साथ नहीं पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। हो सकता है फर्स्ट लॉ पूछा जाए तो सेकंड लॉ छोड़ देगा, या सेकंड लॉ पूछा जाए तो फर्स्ट लॉ छोड़ देगा, लेकिन किसी एक लॉ के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डिफाइन करना भी पूछा जाता है। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं ईसी किसे कहते हैं। यह मैथमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। ईसी को अलग से हम लोग डिफाइन कर ले रहे हैं यहीं पर। अब हम लोग को पता है कि W बराबर क्या आया था? ZQ। W बराबर कितना आया था? ZQ। अगर हम लोग Q का मान 1 कूलम ले लें तो W Z के बराबर हो जाएगा। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम देन W इज इक्वल टू Z। देन W किसके बराबर आ जाएगा? Z के बराबर। इसी को देखते हुए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बोलने का मतलब Z वह W है जो 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने पर प्राप्त होता है। हम लोग लिख सकते हैं कि द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड बाई पासिंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। तो the weight of substance deposited at electrode when 1 coulomb of electricity is passed through
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर से ध्यान से समझिए, डिफिनीशन बहुत आसान है, मैथमेटिकली डिफाइन करना है। यदि हम लोग Q का मान 1 कूलम ले लें तो W Z के बराबर हो जाएगा। आपके ध्यान में यह रहना चाहिए कि Z को W के रूप में डिफाइन करना है, मतलब Z एक प्रकार का वेट के रूप में डिफाइन करना है, और यह वेट के रूप में तभी डिफाइन होगा जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंतर्गत खर्च की जा रही हो। और इसी डिफिनीशन को कोई कोई ऐसे भी बोल सकता है, जैसे हम लोग W बराबर ZQ को W बराबर ZIT भी बोल सकते हैं। अगर I का वैल्यू 1 एम्पियर ले लें और T 1 सेकेंड ले लें तो W फिर से Z के बराबर आ जाएगा। तो कोई ऐसे भी बोल सकता है कि द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड अगर पास कराया जाए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से तो इलेक्ट्रोड पर जितना वेट डिपॉजिट होगा उसी को हम लोग ECE दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। नाउ अब हम लोग को सेकेंड लॉ देखना है। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को समझने के लिए पहले हम लोग सिमेट्रिक डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर हम लोग 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिए हैं। कम से कम 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेना जरूरी होगा, आप अधिक भी ले सकते हैं। और इसको एक्सटर्नली हम लोग बैटरी से कनेक्ट करना है। ध्यान से देखें, ये निगेटिव टर्मिनल जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड से एसोसिएटेड होगा, फिर यह पॉजिटिव टर्मिनल जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से एसोसिएटेड होगा। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। यह इलेक्ट्रोड निगेटिव है, फिर यह पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव से जुड़ेगा, फिर यहाँ जो है निगेटिव पॉजिटिव वाला फिर से इस निगेटिव से जुड़ेगा। इस पर कौन सी पोलैरिटी होगी, पॉजिटिव पोलैरिटी। यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव, यहाँ पर फिर क्या होगा, पॉजिटिव।
सॉरी यहाँ पॉजिटिव और फिर यहाँ निगेटिव। और ये तीनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले रहे हैं हम लोग। सपोज करिए कि इसके अंदर ZnSO4 सॉल्यूशन है, सेकेंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और थर्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन है। और यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन के लिए शो कर दिए कि इसके अंदर सॉल्यूशन रखा गया है। फिर यह सॉल्यूशन अंदर में इसमें भी शो करना होगा, इसके अंदर में भी सॉल्यूशन दिखाना होगा, और ये सभी एक्वस सॉल्यूशन है। ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम लोग यही इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेंगे, आपकी मर्जी, आप फ्री हैं, कोई अदर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भी ले सकते। अब देखना क्या है कि ये तीनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो हैं वे सीरीज में कनेक्टेड है। चूंकि एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के निगेटिव टर्मिनल से जब एसोसिएटेड हो तो इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल से जितने क्वांटिटी में चार्ज को पास कराएंगे उतना ही चार्ज एवरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से होकर पास करेगा। तो इस लॉ के अनुसार, फैराडे के सेकेंड लॉ के अनुसार यह बोला गया कि जब सेम क्वांटिटी या कांस्टेंट क्वांटिटी में जब चार्ज पास कराया जाता है तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर या डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस के वेट डिपॉजिट होते हैं वे प्रोपोर्शनल होते हैं, दे आर इक्विवेलेंट वेट। अपने इक्विवेलेंट वेट के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स वेट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द वेट ऑफ सब्सटेंस, the weight of substance deposited at corresponding electrode of different electrolytic cells, is proportional to their equivalent weights by passing same quantity of electricity through different electrolytic solutions, different
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बहुत आसान है, ध्यान देना है बस इतना ही कि हम लोग जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो लिए हैं उनको सीरीज के अंदर उसको कंबाइन कराना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में उनको होना चाहिए, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो पक्का सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल से होकर पास कर रही होगी। जब सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंसेज के जो वेट डिपॉजिट होंगे वे उनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मीन्स जब समान परिमाण में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऐसी स्थिति में पदार्थ का भार उसके तुल्यांक भार के समानुपाती होता है, मतलब वेट इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो दैट इज W प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। W वेट के लिए लगाया गया है और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट। दैट मीन्स W अपॉन E बराबर कोई कांस्टेंट होगा, कोई प्रॉपर कांस्टेंट नहीं दिया गया था, ए कांस्टेंट। तो हम लोग W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2 बोल देंगे। अब डिफरेंट केस रहेगा तो और आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग। 3 का बात होगा तो और W3 बाई E3 तक चले जाएंगे। 4 रहेगा तो W4 बाई E4 कर लेंगे। मतलब वेट और इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो होगा वह हमेशा इक्वल आएगा। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात है, ये तो हम लोग का हो गया कि फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ पूछेगा तो आप लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन अब समझना क्या है जरा ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से इस बात को समझा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज करिए Na+ है और यह लिक्विड फेज में है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और सोडियम बना रहा है। इनिशियली यह लिक्विड फेज में है, सोडियम जो है उसको अगर कूल कर देंगे, मोल्टेन मास को कूल करेंगे तो Na के बगल में सॉलिड भी लिखा जा सकता था। सपोज करिए कि Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, Na बना रहा है। उसी तरह अगर लिखा रहे Mg2+, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Mg बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ Mg लिख देंगे। अगर Al++ रहता तो 3 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा और इससे क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम। अब ध्यान से देखिए, समझना क्या है, डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू से हम लोग क्या समझ रहे हैं। अगर हमको 1 मोल सोडियम, ये डिफरेंट कैथोडिक रिएक्शंस है, ऑल आर कैथोडिक रिएक्शंस, चूंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो एक कैथोड पर होगा, तो कैथोडिक रिएक्शंस का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। अगर 1 मोल सोडियम हमको डिपॉजिट करना है कैथोड पर तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को पास कराना होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने फैराडे के बराबर, 1 फैराडे के बराबर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 कूलम, 96,500 कूलम के बराबर होता है। उसको हम लोग 1 फैराडे लिखते हैं। अगर हमको 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट करना है तो हमको 2 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 फैराडे चाहिए। 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट करना है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3 फैराडे का चार्ज पास कराना होगा। अच्छा, ये तो एक सिंपल लॉजिक से हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा, फिर ये समझ क्यों रहे हैं, एक तो न्यूमेरिकल बनाने में फायदा होगा, फिर एक और कॉन्सेप्ट डेवलप होगा यहाँ। अब जरा देखिए,
कि 1 फैराडे सोडियम के 1 मोल को डिपॉजिट कर रहा है, 2 फैराडे 1 मोल मैग्नीशियम को डिपॉजिट कर रहा है, 3 फैराडे 1 मोल एल्युमिनियम को डिपॉजिट कर रहा है। कोई भी एक केस लेकर हम लोग, कोई एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग एक कॉन्सेप्ट और डेवलप करेंगे। जैसे सपोज करिए हम लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से देखें, हम लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 1 मोल एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे की आवश्यकता हो रही है। 1 मोल एल्युमिनियम का वेट कितना होगा? 27 ग्राम। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता है? 3 फैराडे। इसको इरेज करते हैं। अगर हम एल्युमिनियम के एग्जाम्पल को लेकर चले तो ध्यान से देखें, 1 मोल एल कितने ग्राम के बराबर होगा? 27 ग्राम। और यह कितने कूलॉम के द्वारा डिपॉजिट हो रहा है? 3 × 96,500। लेकिन उसको फैराडे में बोले तो कितना होगा? 3 फैराडे। दैट मीन्स 1 मोल एल्युमिनियम, दैट मीन्स 27 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता है? 3 फैराडे की। अब जरा देखिए, अगर हमको एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो Al++ का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट उसके आयन के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, और आयन का इक्विवेलेंट वेट आयनिक वेट बटा चार्ज के बराबर होता है। क्योंकि एल्युमिनियम का जितना एटॉमिक मास होगा उतना ही Al++ का आयनिक मास होगा। इलेक्ट्रॉन के निकलने या इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से मास ऑलमोस्टली चेंज नहीं होता, बहुत नेग्लिजिबल चेंजिंग आता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम है, हाँ चार्ज में फर्क पड़ेगा लेकिन मास में कोई अंतर नहीं आएगा। जितना एल्युमिनियम का एटॉमिक मास है उतना ही Al++ एल्युमिनियम आयन का आयनिक मास होगा। तो ये आयनिक मास 27 है और इसका चार्ज 3 है। डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का कितना आ रहा है? 9 के बराबर। तो इक्विवेलेंट वेट को जब ग्राम में बोलते हैं तो उसको ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाता है, या उसको एक नया टर्म इक्विवेलेंट भी बोल लेते हैं। दैट मीन्स 1 इक्विवेलेंट एल्युमिनियम जो होगा, 1 इक्विवेलेंट एल्युमिनियम कितने के बराबर होगा? 9 ग्राम के बराबर। और 1 इक्विवेलेंट 9 ग्राम के बराबर है, और यहाँ 27 ग्राम को जमा करने के लिए 3 फैराडे की आवश्यकता हो रही है। तो 9 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी? तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे। चूंकि 27 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है कितने के द्वारा? 3 फैराडे के द्वारा। 9 ग्राम जो है वह कितने फैराडे के द्वारा आएगा? तो 3/27 × 9 कर देंगे, यह 1 के बराबर आ गया। दैट मीन्स 1 फैराडे आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 फैराडे। ये देखने से क्या पता चला कि 1 इक्विवेलेंट एल्युमिनियम को जमा करने के लिए 1 फैराडे की आवश्यकता होगी। और एक यह एल्युमिनियम के लिए ही सही है ऐसी नहीं बात है, मैग्नीशियम में भी वही कहानी होगा। उसका भी 1 इक्विवेलेंट जमा करने के लिए 1 फैराडे की आवश्यकता होगी। आप चेक कर सकते हैं कि वहां पर हम लोग देखते थे कि मैग्नीशियम के 1 मोल को जमा करने के लिए 2 फैराडे की आवश्यकता हो रही थी, और 1 मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम के बराबर होता है। 1 मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम के बराबर होता है। 24/2 करेंगे, चूंकि उसका पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पर 2 है, तो 12 उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। 12 ग्राम को 1 इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो चूंकि 24 ग्राम को जमा करने के लिए 2 फैराडे, तो 12 ग्राम को जमा करने के लिए 1 फैराडे की आवश्यकता होगी। दैट मीन्स फिर से यह लिख सकते थे। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिखें तो यह लिख सकते हैं कि 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम जो 12 ग्राम के बराबर है, और यह कितने फैराडे के द्वारा डिपॉजिट होगा? तो इसके लिए 1 फैराडे की आवश्यकता होगी। चूंकि 24 ग्राम इज डिपोजिटेड बाई 2 फैराडे,
12 ग्राम कैन बी डिपोजिटेड बाई 1 फैराडे। तो इससे एक हमारे पास एक फार्मूला बन गया कि 1 इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का लिया जाए, उसके 1 इक्विवेलेंट के बराबर वेट को डिपॉजिट करना है तो 1 फैराडे की आवश्यकता होती है। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप एक फार्मूला टाइप से याद रख लीजिए। 1 इक्विवेलेंट ऑफ, इसी इक्विवेलेंट को कोई ग्राम इक्विवेलेंट भी लिखता है, हाउएवर ग्राम इक्विवेलेंट इज ए ओल्ड टर्म। 1 इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिपोजिटेड बाई 1 फैराडे, of a substance can be deposited by 1 Faraday, can be deposited by 1 Faraday, that means 96,500 coulomb। वन फैराडे या इसी को हम लोग 96,500 कूलॉम लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग फैराडे लॉ का वेरियस काइंड का न्यूमेरिकल सीखेंगे।